हेलो पीपल, हियर वी आर फॉर द क्विक रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 6। चैप्टर 6 के क्विक रिवीजन के लिए मेरी आपसे सबसे पहले अपेक्षा है कि ये नोट्स आपके होने चाहिए क्लियरली, सर इस तरह से हम लोग क्विकली रिवाइज कर सके। आपके सामने होने चाहिए क्लियरली। आपने मुझसे एक स्टेप आगे चलना है कि मैं कोई टॉपिक बोलूं ये, तो आपको मेरे से एक स्टेप आगे रहना है कि हाँ इसके अंदर ये पॉइंट्स है, तो तब तो एक क्विक रिवीजन रहेगा पर्पसफुल। चलो, चैप्टर को हमने 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहला पार्ट आया बेसिक्स, जिसके अंदर बताया डिबेंचर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स के कितने टाइप होते हैं। हम उसका रिवीजन नहीं करेंगे बिकॉज वो तो एग्जीक्यूटिव के लिए भी बेसिक्स होता है, तो प्रोफेशनल के बच्चों के लिए फर्स्ट पार्ट जहां पे डिबेंचर्स के टाइप बताया वो हमें नहीं देखना है। फिर आता है सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2008 ऑन इशू ऑफ डेट सिक्योरिटीज, कि आईसीडीआर रेगुलेशन डेट सिक्योरिटीज के इशू के बारे में क्या बोलता है। फिर आता है सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2008, इस चैप्टर का सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे मेन पार्ट कि सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2008, जो इस चैप्टर का सबसे कोर एस्पेक्ट है, उसके अंदर क्या क्या दे रखा है, ये सबसे बड़ा एस्पेक्ट हमें पढ़ना है। फिर पढ़ना है डेट सिक्योरिटीज बाय लार्ज एंटिटीज, जो हमने पढ़ा था लार्ज एंटिटीज जिनके आउटस्टैंडिंग याद आ रहा है ना 100 करोड़ या उससे ज्यादा रहते हैं, वो हो गए डेट सिक्योरिटीज बाय लार्ज एंटिटीज में कवर होते हैं कि उनको जब भी वो डेट सिक्योरिटीज इशू करते हैं 25%, तो उनको इसी तरीके से करना है। किस तरीके से करना है, किस तरीके से करना है, 25% बोरिंग उनका होना चाहिए। याद आ रहा है 25% ऑफ द टोटल बोरिंग हैज टू बी डन बाय मींस ऑफ इशूइंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज टू पब्लिक। चलो, फिर एंड में आएगा ग्रीन डेट सिक्योरिटीज, कि जब भी हम उनमें से कुछ लोगों को हम पैसा लेके इनमें से किसी एक्टिविटी में लगाते, दैट इज ग्रीन डेट सिक्योरिटीज। तो इस तरह से हमने चैप्टर को डिवाइड किया था। बेसिक्स, आईसीडीआर क्या बोलता है, उसके बाद में सेबी का स्पेसिफिक रेगुलेशन है, इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज रेगुलेशन जो मेन एस्पेक्ट है, उसके बाद में डेट सिक्योरिटीज बाय लार्ज एंटिटीज एंड ग्रीन डेट सिक्योरिटीज। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स हिट फर्स्ट ऑन दिस रेगुलेशन ओनली। ये रेगुलेशन पूरा अच्छे से हो गया तो खत्म हो गया। हमने इंट्रोडक्शन में ही पूरे रेगुलेशन में क्या क्या पढ़ेंगे वो सब लिखा है यहाँ पे। रेगुलेशन के अंदर में क्या क्या पढ़ना है, एप्लीकेबिलिटी से लेके, कंडीशन से लेके, फाइलिंग से लेकर एक एक चीज। खैर हम लोग क्विक रिवीजन में फटाफट से जाएंगे, डिटेल में जाएंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गो ऑन टू द क्विक रिवीजन का पेज। Yes, fast people. Laptop 6.7. Yes, 6.7. सभी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2008। सबसे पहला पॉइंट पढ़ता है एप्लीकेबिलिटी, कि किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। इट इज एप्लीकेबल ऑन, जैसे कि रेगुलेशन का नाम है इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज, तो इट इज एप्लीकेबल ऑन पब्लिक इशू ऑफ डेट सिक्योरिटीज, इट इज एप्लीकेबल ऑन लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज वेदर इशूड बाय वे ऑफ पब्लिक इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट। याद आ रहा है, तो इशू को हमने याद रखना है इस तरह से, इशू में पब्लिक इशू और लिस्टिंग इन द लिस्टिंग ऑफ पब्लिक इशू एज वेल एज लिस्टिंग ऑफ प्राइवेटली प्लेस्ड डेट सिक्योरिटीज। फिर सेकंड आता है कंडीशंस, जो हमने पढ़ा था कि आप अगर इसके अंदर कवर होते हैं आप पे क्या क्या कंडीशन अप्लाई होती है, तो हमने बहुत केयरफुली पढ़ा था। अंडरस्टैंड द फर्स्ट कंडीशन इज कि आप इशूअर, जो भी आपके पर्सन इन कंट्रोल हैं, प्रमोटर हैं, डायरेक्टर हैं, वो किसी भी तरह से रिस्ट्रेन, डिबार्ड या प्रोहिबिटेड नहीं होने चाहिए बाय सेबी। दूसरा, प्रमोटर डायरेक्टर विलफुल डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए। तीसरा, यू हैव नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऑफ लास्ट 6 मंथ्स डेट सिक्योरिटीज इशू टू पब्लिक, जो आपने डेट सिक्योरिटीज पब्लिक को इशू किया उसके अंदर आपने डिफॉल्ट नहीं किया है इन लास्ट 6 मंथ्स इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। अगर इन तीनों में आप कहीं पे भी कवर हो जाते हैं तो आप डेट सिक्योरिटीज इशू नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट, यू हैव टू गिव एन एप्लीकेशन टू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, यू हैव टू ऑब्टेन इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज, क्रेडिट रेटिंग हैव टू बी डिस्क्लोज, जितनी क्रेडिट रेटिंग आपने लिए सारी डिस्क्लोज करनी होगी। इशूअर कैन नॉट इशू डेट सिक्योरिटीज फॉर providing any loan to any person or acquiring shares from any person who is a part of promoter group or under the same management। कि हम क्या कर रहे हैं, हम डेट सिक्योरिटी इशू करके पैसा जो आ रहा है उससे हम क्या कर रहे हैं, हम लोन दे रहे हैं, या फिर हमसे हम शेयर्स एक्वायर करने के ऐसे व्यक्ति का जो कि प्रमोटर ग्रुप का है या फिर अंडर द सेम मैनेजमेंट है, तो चलेगा नहीं, अलाउड नहीं है। दीज आर द बेसिक एंड द प्राइमरी कंडीशंस अंडर दिस रेगुलेशन। ठीक है, आगे जाते हैं ऑफर डॉक्यूमेंट। तो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट जाएगा स्टॉक एक्सचेंज के पास में, और ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट और ऑफर डॉक्यूमेंट जाएगा सेबी के पास में। फिर देखते हैं हु में फाइल शेल्फ प्रोस्पेक्टस, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं स्टार मार्क करा इस टॉपिक को कि आखिर शेल्फ प्रोस्पेक्टस कौन फाइल कर सकता है। पहला पॉइंट, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। सेकंड, इश्यूअर ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस टू इशू टैक्स फ्री सिक्योर्ड बॉन्ड्स, ये जो इश्यूअर ऑथराइज्ड है। उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसी। सिंपल, तो पहला हो गया पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड शेड्यूल कमर्शियल बैंक, इश्यूअर ऑथराइज्ड बाय सीबीडीटी टू इशू टैक्स सेवियर बॉन्ड्स, टैक्स फ्री बॉन्ड्स। उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसी। 3 पॉइंट इजी। चौथा और पांचवा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट, एनी एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी विच कंप्लाइज विद दीस 5 कंडीशन, और एनी लिस्टेड कंपनी विच कंप्लाइज विद दीस 6 कंडीशन। तो इन 6 और 5 में से जो 5 कंडीशन तो सेम है, सिर्फ एक एडिशनल कंडीशन फॉर लिस्टेड कंपनी दैट दे हैव टू बी लिस्टेड फॉर मिनिमम 3 इयर्स। फिर कॉमन कंडीशंस क्या है, कॉमन कंडीशंस हैं, दे मस्ट हैव अ नेटवर्थ ऑफ 500 सीआर,
डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 इयर्स होना चाहिए, मिनिमम क्रेडिट रेटिंग AA माइनस की इनको मिलनी चाहिए, नो रेगुलेटरी एक्शन इज पेंडिंग, ना आरबीआई, ना सेबी, ना नेशनल हाउसिंग बैंक का, नो इंटरेस्ट डिविडेंड प्रीपेमेंट डिफॉल्ट किया, इनके प्रिंसिपल पेमेंट में आपने डिफॉल्ट किया इन पेइंग टू एनी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंकिंग कंपनी इन प्रीसीडिंग 3 इयर्स। लास्ट 3 सालों में आपने इंटरेस्ट, डिविडेंड, किस तरह का आपने जो आपका प्रिंसिपल पेमेंट है इनमें कहीं पे भी आपने डिफॉल्ट नहीं किया है टू एनी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंकिंग कंपनी। ये पांचों कंडीशन अगर कंप्लाई की है जिस एनबीएफसी ने, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने, वो भी शेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल कर सकता है, और ये 6 कंडीशन कंप्लाई की है जिस लिस्टेड कंपनी ने, वो भी शेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल कर सकता है। हमने बहुत डिटेल में देखा था रेगुलर बैच के अंदर। चलो फिर आ गया एब्रिश प्रोस्पेक्टस। एब्रिश प्रोस्पेक्टस के अंदर हमने पढ़ लिया कि हर एक एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में एब्रिश प्रोस्पेक्टस जाएगा मतलब जाएगा, और एब्रिश प्रोस्पेक्टस के अंदर सेम कंटेंट समरी फॉर्म में होना चाहिए, इन लाइन होना चाहिए एब्रिश प्रोस्पेक्टस टू द मेन प्रोस्पेक्टस। सिंपल इजी। ई तक आ गए हम लोग, ए बी सी डी ई, फिर हम जाते हैं एफ। आगे बात करते हैं एफ, इशू प्राइस। इशू प्राइस कैसे होती है? डेट सिक्योरिटी आप फिक्स मेथड से भी कर सकते हैं, आप बुक बिल्डिंग से भी कर सकते हैं, बट जो भी आपका मेथड है इट हैज टू बी डिटरमाइंड बाय द कंपनी इन कंसल्टेशन विद मर्चेंट बैंक। मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज टू बी डिटरमाइंड बाय द इश्यूअर की मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है, डिस्क्लोज इन द ऑफर डॉक्यूमेंट, एंड मिनिमम ऑफर साइज जो कि 100 करोड़ की होगी, 100 करोड़ की कम से कम ऑफर साइज होनी चाहिए। फिर प्रोहिबिशन ऑफ मिसस्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, कि प्रोस्पेक्टस में ना तो कुछ झूठा होना चाहिए ना ही कुछ छूटा होना चाहिए, ना तो कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना ही कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन ओमिट होनी चाहिए। तो ना तो कुछ झूठा होना चाहिए ना ही कुछ छूटा होना चाहिए। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डीआरआर कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनेगा, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। लास्ट में नोट दिया है, इफ इश्यूअर हैज डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, रिडम्पशन, क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी, देन पेमेंट ऑफ डिविडेंड विल रिक्वायर अप्रूवल ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। समझ में आ रहा है कि अगर कभी इश्यूअर ने इसमें डिफॉल्ट किया है तो डिविडेंड जब भी कंपनी डिक्लेयर कर रही होगी, डिविडेंड भी डिक्लेयर करेगी, तो उसमें डिबेंचर ट्रस्टी का अप्रूवल लगेगा। फिर राइट टू रिकॉल और रिडीम प्रायर टू मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के पहले अगर आप रिडीम करना चाहते हैं तो क्या अलाउड है? क्या बिल्कुल अलाउड है। उसके अंदर ये आपको कंप्लाई करना है। कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन, इट हैज टू बी एज पर ऑफर डॉक्यूमेंट। ऑफर डॉक्यूमेंट के हिसाब से होगा। वो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? राइट टू रिकॉल और रिडीम प्रायर टू मैच्योरिटी। क्या हमने डिक्लेयर तो किया था 10 इयर्स का, बट हम 5 इयर्स के बाद में उसको मैच्योर रिडीम करना चाहते हैं, कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। इफ एट ऑल यू कंप्लाई विद दीस कंडीशन, व्हाट आर द कंडीशन? सबसे पहला, इट हैज टू बी एज पर ऑफर डॉक्यूमेंट। आपके ऑफर डॉक्यूमेंट जो लिखा है उसके हिसाब से होना चाहिए। पीरियड ऑफ एक्सरसाइज शैल बी मिनिमम 3 डेज, कि आपको कम से कम 3 दिन का समय देना है कि इस बीच जो भी व्यक्ति रिडीम करना चाहता है वो अप्लाई कर देगा। रिडम्पशन अमाउंट जो होगा वो आपको क्लियरली ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखा होगा, उस हिसाब से होगा। और व्हेन इट कैन बी रिडीम्ड शुड बी एज पर ऑफर डॉक्यूमेंट। अर्ली रिडम्पशन कर सकते हैं आप या तो सारे डिबेंचर्स या फिर पार्टली भी कर सकते हैं। अगर आप पार्टली कर रहे हैं तो प्रो रेटा बेसिस पे सबको इक्वल राइट मिलेंगे। मतलब अगर 100 करोड़ के डिबेंचर्स हैं, आप चाहें तो 100 करोड़ के 100 करोड़ का अर्ली रिडम्पशन कर सकते हैं। आप चाहते हैं 50 करोड़ का अर्ली रिडम्पशन करें तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ डिबेंचर होल्डर से ले लिया और कुछ को ऑप्शन नहीं दिया। सबको प्रो रेटा बेसिस पे देना होगा। फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ में से 50 करोड़ का रिडम्पशन कर रहे हैं तो हर व्यक्ति इसके पास 2 डिबेंचर है, उसको एक डिबेंचर अर्ली रिडम्पशन में देने का राइट होना चाहिए प्रो रेटा बेसिस पे। मिनिमम टेन्योर ऑफ डिबेंचर शुड बी 24 मंथ्स। 24 मंथ्स तो कम से कम डिबेंचर होना चाहिए। उसी के बाद में अर्ली रिडम्पशन की बात करेंगे। सो अर्ली रिडम्पशन कैन बी डन ओनली आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 24 मंथ्स। ये 24 महीने के अंदर तो अर्ली रिडम्पशन भी नहीं होगा, 24 महीने के बाद में आप कर सकते हैं। मिनिमम 21 डेज नोटिस फॉर अर्ली रिडम्पशन, कि जब आप अर्ली रिडम्पशन करना चाहते हैं कम से कम 21 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है। उसके बाद में नोटिस आपको स्टॉक एक्सचेंज को भी देना, नोटिस आपको 1 इंग्लिश और 1 हिंदी न्यूज़पेपर में भी देना है। पेमेंट टू सिक्योरिटी होल्डर्स टू बी मेड विद इन 15 डेज फ्रॉम द लास्ट एक्सरसाइज डेट। जिस दिन आपने लास्ट एक्सरसाइज डेट थी आपकी, एक्सरसाइज डेट 3 डेज की मिनिमम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने 5 डेज की दी तो 5th डे जब खत्म हो गया एक्सरसाइज का, वहां से कितने दिन में? 15 दिन के अंदर आपको सारा पेमेंट कर देना है। नहीं किया तो आप पे 15% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा 16th डे से। और जो भी डिटेल रिपोर्ट होगी इस पूरे की रिडम्पशन की, आपको देनी होगी स्टॉक एक्सचेंज को। जैसे कि मैंने आपको बताया, दिस इज अ क्विक रिवीजन। मैं चाहता हूं कि ये हर एक रेगुलर बैच का बच्चा 10 बार, 15 बार, 50 बार देख ले एग्जाम के पहले, ताकि सारे पॉइंट्स दिमाग में क्लियर हो जाए और आपको मुझसे एक स्टेप आगे चलना है। मैं कोई पॉइंट बोलूं उसके पहले आपको सारे पॉइंट बोल देना है। चाहते तो आप, मैं जब टॉपिक को शुरू करूं, आप पहले टॉपिक को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके, आप टॉपिक इसके अंदर 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट आप खुद से रिवाइज कर लो और फिर आप चेक करो कि हाँ सही पॉइंट है कि नहीं है। तो द पर्पस इज दैट ऑफ दिस वीडियो। चलो करो। उसके बाद में आगे कंसोलिडेशन एंड रीइश्यूएंस। क्या कंसोलिडेशन रीइश्यूएंस अलाउड है? यस। कंडीशंस क्या हैं उसकी? बहुत इजी 4 कंडीशंस हैं। एओए शुड ऑथराइज, मतलब एक्सप्रेसली एओएस के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद में इश्यू होगा ओनली थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। क्रेडिट रेटिंग शुड बी ऑब्टेन एंड वैलिडेटेड पीरियोडिकली। एंड उसके बाद में आपको जो भी एप्लीकेबल डिस्क्लोजर्स है वो सब आपको कंप्लाई करना होगा। ऑब्लिगेशन ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी को मैंने स्टार मार्क कराया, वापस एग्जाम आने की प्रबल संभावना है। इसको याद करने का तरीका ऐसा हो सकता है, डिबेंचर ट्रस्टी क्या कहता है? डी कि डिबेंचर ट्रस्टी की रिस्पांसिबिलिटी है कि वो ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट दे सेबी को, कि वो डायरेक्टर अपॉइंट करने का भी राइट है उसका, 1 डायरेक्टर लाइक अ नॉमिनी डायरेक्टर। उसका पर्पस क्या है? कि वो इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करे सारे
डिबेंचर होल्डर्स का। उसके बाद में ड्यूटीज भी उसको ध्यान रखनी है कि डिबेंचर ट्रस्टी रेगुलेशन में कंपनीज एक्ट में जो भी ड्यूटीज दिए वो भी कंप्लाई करे, डिस्क्लोजर करना है इसको सारे मटेरियल फैक्ट का, और डीआरआर की भी रिस्पांसिबिलिटीज के साथ डीडी वाले सारे पॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी के अंदर। और एक और पॉइंट है एस का, क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी, कि सिक्योरिटी क्रिएटेड रहे, एडिक्वेट रहे, ये भी रिस्पांसिबिलिटी किसकी, डिबेंचर ट्रस्टी की। फिर आता है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर कैसा है, दिस इज द फास्टर वे टू इशू सिक्योरिटीज। इसकी कंडीशंस क्या है, इट हैज टू बी इशूड इन कंप्लायंस ऑफ कंपनीज एक्ट एंड अदर लॉज, कि अगर आप चाहते हैं कि प्राइवेटली प्लेस हो और वो लिस्ट भी हो जाए तो आपको इन सब पॉइंट का ध्यान रखना है। पहला हो गया, इट शुड बी इशूड इन कंप्लायंस ऑफ कंपनीज एक्ट एंड अदर लॉज, credit rating should be obtained, it has to be in demat form, all the disclosures have to be made, an application has to be made to stock exchange, you'll have to comply with listing agreement and you have to pay fees to stock exchange, super easy। चलो, ये होने के बाद में आता है हमारा एक पेज भरमार ऑफ अदर टॉपिक्स जो इस चैप्टर, इस रेगुलेशन के और अदर माइनर प्रोविजंस है। इसके सबसे पहले आता है ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। मुझे बताओ ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट कहां पे पब्लिश करना होगा, किस की वेबसाइट पे, मर्चेंट बैंकर की वेबसाइट पे, इश्यूअर की वेबसाइट पर, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे, किसकी वेबसाइट पे, और डाउनलोडेबल फीचर के साथ होना चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे, HTML एंड एज वेल एज PDF फॉर्मेट के अंदर। ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट N, ABCD से N पे आ गए। O, ट्रस्ट डीड होनी चाहिए, तो ट्रस्ट डीड हैज टू बी मैंडेटरीली एंटर्ड एग्जीक्यूटेड विद इन 3 months, और अगर आपने नहीं एग्जीक्यूट की है ट्रस्ट डीड तो उसके बाद में हर एक डिबेंचर होल्डर को एडिशनल इंटरेस्ट मिलेगा, कितना, 2% का, जब तक ट्रस्ट डीड एंटर नहीं किए। तो ट्रस्ट डीड होना मैंडेटरी है विद इन 3 months। ओके, उसके बाद में आते हैं रिडम्पशन एंड रोल ओवर। क्या रोल ओवर किया जा सकता है? यस, रोल ओवर इज अलाउड इफ 75% ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स अग्री। इफ 75% और मोर अग्री, रोल ओवर अलाउड है। तो जो लोग अग्री नहीं भी करते, कंसर्न नहीं देते, उनको आप उसी टाइम पे क्या कर लोगे, रिडीम, और बाकी लोगों के साथ में आप रोल ओवर करके आगे जा सकते हो। रोल ओवर करने के लिए कंडीशन है कि क्रेडिट रेटिंग हैज टू बी ऑब्टेन्ड विद इन लास्ट 6 months। वैलिडेशन जो होता है वो वैलिडेशन या उनका ऑब्टेन होना चाहिए विद इन लास्ट 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिडम्पशन। उसके बाद में एक्सटेंड कर सकते हैं आप या तो अपना ट्रस्ट डीड या फिर नया ट्रस्ट डीड में एंटर कर सकते हैं, एंड एडिक्वेटली सिक्योर्ड होने चाहिए। उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसका आंसर बहुत इजी, बट इसको मैंने स्टार मार्क कराया है। प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डेट सिक्योरिटी। क्या प्रोसीजर रहता है? बहुत आसान। सबसे पहला, एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज ऑब्टेन इन प्रिंसिपल अप्रूवल, ओके, देन यू हैव टू ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग, देन अग्रीमेंट विद डिपॉजिटरी फॉर डीमोटराइजेशन, कि हाँ अग्रीमेंट कर लिया। उसके बाद में अपॉइंट मर्चेंट बैंकर, अदर इंटरमीडियरीज एंड आल्सो क्रिएट डीआरआर अकाउंट। उसके में ड्राफ्ट एंड फाइल द ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर। उसके बाद में यू हैव टू गिव द एडवर्टाइजमेंट इन 1 English and 1 Hindi न्यूज़पेपर, देन डिस्क्लोज प्राइस एंड मिनिमम सब्सक्रिप्शन। उसके बाद में अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आता है आपको तो यू हैव टू रिफंड ईच एंड एवरी पेनी विद इन 8 days। अगर 8 days की बात करेंगे तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 15% पर एनम। क्लियर है हम लोग? फिर हमने एक पॉइंट डिस्कस किया थोड़ा सा, डे काउंट कन्वेंशन के। डे काउंट कन्वेंशन में 2 पॉइंट बताया मैंने आपको कि अगर मान लीजिए कभी जिस दिन इंटरेस्ट पेमेंट डेट है उस दिन छुट्टी है तो अगले दिन मिल जाएगा इंटरेस्ट। इट विल नॉट हैम्पर द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा, सिर्फ नेक्स्ट डे मिल जाएगा। आर यू गेटिंग? फेयर सर एक दिन का नुकसान होगा, नहीं होगा ना, वो नेक्स्ट ईयर सेट ऑफ हो जाएगा। तो अगर इंटरेस्ट पेमेंट डेट पे छुट्टी भी है तो आपको अगले दिन सेम इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर मान लीजिए लीप ईयर है तो लीप ईयर के लिए भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन तो सेम रहेगी, जस्ट नंबर जब भी लीप ईयर आपके क्वेश्चन में आ जाएगा तो आपको 366 डेज देना है डिनोमिनेटर के अंदर। इजी, ये सारा खत्म हुआ। इसके बाद में 2 टॉपिक और बचते हैं इसी रेगुलेशन के, रेगुलेशन डन हो जाएगा। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक बुक मैकेनिज्म, और तूफान कंसेप्ट है, तूफान। यहां पे हमने देखा था कैसे बुक बिल्डिंग होती है जहां पे लोग बिड किससे करते हैं, कूपन रेट को, याद आ रहा होगा आपको, और उसके अंदर एक कट ऑफ यील्ड डिसाइड किया जाता है। बहुत डिटेल में गए थे हम लोग। उसका हमने टाइमलाइन से, टाइमलाइन से आपको ओवरव्यू लेना है तो खत्म हो जाती बात, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बुक मैकेनिज्म एज वेल एज टाइमलाइंस। फटाफट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो टू इलेक्ट्रॉनिक बुक मैकेनिज्म। ये रहा इलेक्ट्रॉनिक बुक मैकेनिज्म, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। ये जादू है। ये जादू क्या कहता है? ये 4 केसेस कर सकते हैं, ये 4 चीजें होगी। क्या? इलेक्ट्रॉनिक बुक बिल्डिंग होगी, प्राइवेट प्लेसमेंट की, दैट टू ऑफ डेट सिक्योरिटीज। क्या 4 चीजें हो रही है इस केस में? इलेक्ट्रॉनिक बुक बिल्डिंग होगी ऑफ डेट सिक्योरिटीज और विच इज इशूड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। सर ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। कौन कर सकता है ये? Who all are the eligible issuer? सबसे पहला सवाल आता है कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? जवाब है कोई भी एंटिटी, अंडरस्टैंड, जो सिंगल इशू के अंदर 200 करोड़ या उससे ज्यादा इशू कर रही है डेट सिक्योरिटीज के, 200 करोड़ से ज्यादा इशू कर रहे हैं तो आप जा सकते हैं इस ऑप्शन के लिए। या फिर अगर आप शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं और इस पूरे साल में क्यूमुलेटिव मिला के 200 करोड़ या उससे ज्यादा का डेट सिक्योरिटीज इशू करने वाले, या फिर आपने इसी साल में पहले भी सिक्योरिटीज इशू कर ली और अभी भी सिक्योरिटीज इशू करें, डेट सिक्योरिटीज, और कुल मिला के 200 करोड़ से ज्यादा हो रहा है। सो समरी ये है कि अगर एक साल में आपकी कंपनी 200 करोड़ या उससे ज्यादा की सिक्योरिटीज इशू करती है तो वो ये ऑप्शन ले सकती है। क्या? 4 बूंदों वाला इलेक्ट्रॉनिक बुक बिल्डिंग प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ डेट सिक्योरिटीज। चारों चीजें आ सकती है अगर आप एक साल में 200 करोड़ से ज्यादा की सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं। ये हमने पढ़ा था क्लियरली। पहला पॉइंट है सिंगल इशू ऑफ 200 करोड़ और मोर विच इंक्लूड्स ग्रीन शू ऑप्शन। A shelf issue
in which the aggregate cumulative will be 200 crore more. A subsequent issue in which the aggregate of all previous issue and this issue is 200 crore or more. चल, मजा तो इसके बाद आता है, फोकस करना ध्यान से। ये तो हमने पूरा डिटेल में देखा था। यस पीपल, मजा तो यहां पे आता है कि बिडिंग पीरियड, कि जब भी अगर ऐसा होगा तो बिडिंग पीरियड कैसा होगा, बिडिंग पीरियड होगा, टाइम पीरियड होगा 9 to 5 के बीच में बिडिंग होगी, एंड ड्यूरिंग वर्किंग डेज, एंड बिडिंग पीरियड हैज टू बी मिनिमम 1 आवर। ठीक है, चलो। बिडिंग अनाउंसमेंट एक दिन पहले होगा, उसके अंदर अगर कुछ चेंज भी करना चाहे तो आप एक दिन पहले कर सकते हैं, सिंपल। तो बिडिंग अनाउंसमेंट हैज टू बी डन 1 डे प्रायर। बिडिंग अलॉटमेंट का प्रोसीजर अब ये समझना अच्छे से। पहला पॉइंट, अलॉटमेंट कैसा होगा, अनोनिमस ऑर्डर ड्रिवन सिस्टम से। एप्लीकेंट को एंटर करनी होती दो चीजें, एग्जांपल याद आ रहा है हमारा, दो चीजें एंटर करनी होती, बिड का अमाउंट और कूपन रेट जिस पे वो बिड कर रहा है। मॉडिफिकेशन एंड कैंसिलेशन के अंदर हमने पढ़ा है कि क्या मॉडिफिकेशन कैंसिलेशन अलाउड है, बिल्कुल मॉडिफिकेशन कैंसिलेशन अलाउड है, लेकिन आप जो आपका बिडिंग टेन्योर होता है उसी के अंदर मॉडिफाई कैंसिल कर सकते हो, लास्ट 10 मिनट्स में आप कैंसिल नहीं कर सकते हो। मॉडिफिकेशन कर सकते हो, आप अपना इंटरेस्ट रेट चेंज कर सकते हो, या फिर जितने अमाउंट पे आपने बिड किया था उसको आप बढ़ा सकते हो लास्ट 10 मिनट्स में भी, राइट, क्लियर। उसके बाद में एक इन्वेस्टर मल्टीपल बिड्स भी कर सकता है। ऑन एप्लीकेशन एवरीवन रिसीव्स एन एक्नॉलेजमेंट नंबर। अलॉटमेंट होता है यील्ड प्रायोरिटी बेसिस पे। अब सवाल आएगा सर ये यील्ड प्रायोरिटी बेसिस क्या होता है, तो वैसे हमने रेगुलर बैच में डिस्कस किया था, मैं चाहता नहीं था कि रिवीजन में डिस्कस करूं, बट एक बार याद कर लो अगर किसी गधे को याद नहीं आ रहा है तो। सुनो, इस तरह से हमने पढ़ा था कि मान लीजिए एक कंपनी है विच इज इशूइंग सिक्योरिटी, कितना, 1 करोड़ के डिबेंचर्स इशू कर रही है, 1 करोड़ के डिबेंचर्स इशू कर रही है, 1 लाख डिबेंचर्स ऑफ 100 रुपीज ईच, 1 करोड़ के, और 5 लोगों ने बिड किया। हर एक व्यक्ति बिड किस तरीके से करता है कि वो अमाउंट भी बताता है कितने के डिबेंचर्स खरीदना चाहता है और कितने इंटरेस्ट रेट उसको चाहिए ही चाहिए। तो ए ने बोला है कि वो 50 लाख के डिबेंचर्स खरीदेगा अगर उसको 12% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। बी बोला वो 30 लाख के डिबेंचर्स खरीदेगा अगर उसको 14% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। सी बोला वो 25 लाख के डिबेंचर्स करेगा अगर उसको 11% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। ई बोला वो 25 लाख के डिबेंचर्स खरीदेगा अगर उसको 10.5 का मिलता है। डी बोला वो 60 लाख के खरीदेगा अगर उसको 15% का मिलता है। अब अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, ये कंपनी है, उसको इन पांचों में से सिलेक्ट करना है। सबसे पहले किसको सिलेक्ट करेगा, उसको सिलेक्ट करेगा जिसको सबसे कम इंटरेस्ट देना होगा। याद आ रहा है ना, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, कंपनी विल हैव टू पे द इंटरेस्ट, तो ये लोग बिड कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट, कंपनी सिलेक्ट करेगा जिसको सबसे कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो कंपनी सिलेक्ट करेगा किसको 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 किसको, सबसे पहले 10.5, हाँ इसको ले लो, उसके बाद में 11, उसके बाद में 12, ये 3 लोगों को सिलेक्ट कर दिया। और यहाँ पे कट ऑफ इंटरेस्ट रेट कितना आ गया, 12%, कट ऑफ यील्ड कहते हैं 12%। हर एक व्यक्ति इसने उससे नीचे, जिसने कट ऑफ यील्ड या उससे नीचे बिड किया उसको मिलेगा। और यहां पे हमने कंपैरिजन भी किया था कट ऑफ प्राइस ऑफ कट ऑफ प्राइस एंड कट ऑफ यील्ड का। कट ऑफ प्राइस वो जो मैंने आपको बुक बिल्डिंग में पढ़ाया था, जहां पे कट ऑफ प्राइस आती है, हर व्यक्ति जिसने कट ऑफ प्राइस या उसके ऊपर बिड किया उसको एक्सेप्ट करते हैं। यहां पे आती है कट ऑफ यील्ड, हर एक व्यक्ति जिसने कट ऑफ यील्ड या उसके नीचे बिड किया है उसको सिलेक्ट करते हैं। आर यू गेटिंग अ फेयर आइडिया? तो कोई व्यक्ति चाहता है तो स्क्रीनशॉट लेके वापस देख सकते हैं, आपके नोट्स में 100% लिखा हुआ है। चलो, ये हुआ आपका विद रिस्पेक्ट टू द बिडिंग अमाउंट। इसीलिए तो हम कह रहे हैं यहां पे अलॉटमेंट होगा यील्ड प्रायोरिटी बेसिस पे, यील्ड प्रायोरिटी बेसिस पे, राइट। तो इसके साथ में आता है लास्ट में हमारा टाइमलाइंस। टाइमलाइंस आपको सिर्फ एक बार एक ओवरव्यू लेना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्टार मार्क किया क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछने के लिए बड़े तत्पर रहते हैं। तो हमने पढ़ा था, इसका मतलब वापस याद दिलाता हूं कि इशू क्लोज हो रहा है टी, इशू क्लोज हो रहा है टी की तारीख को, हमारा टी हो सकता है 1st, 2nd, 5th, 10th। तो अगले ही दिन T+1 में आपको ये सारी चीजें करनी है, T+2 में आपको ये सारी चीजें करनी है, T+3 में, T+4 में, और 6th डे तो आपकी ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो जानी चाहिए। T+6 जो आपका, जिस दिन आपकी ट्रेडिंग उसके T+6 करते हैं तो आपकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जानी है, मतलब टू बी वेरी प्रिसाइज 7th डे पे, जिस दिन आपने सिक्योरिटीज के लिए यहां पे क्या कह रहे हैं, इशू क्लोज हुआ है, इशू क्लोज हुआ है, वहां से 7वें दिन तो आपकी सिक्योरिटी ट्रेड हो जाती है, T+6 पे सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग चालू हो जाएगी। उसको लेकर टाइमलाइन इसको 100% एक बार देखिएगा, सो दैट यूल गेट अ फेयर आइडिया, यूल गेट अ फेयर आइडिया। अभी गेटिंग, चलो यार तो ये हम कहां तक पहुंचे, यस 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 यस, इस चैप्टर का हमने यहां पे ओवरव्यू देखा था, इस चैप्टर का हमने यहां पे ओवरव्यू देखा था, ओवरव्यू लैपटॉप 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 फास्ट 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 फास्ट, यस, इस चैप्टर का ओवरव्यू देखा था। अब आपको रिवाइज करते हैं, सिर्फ इससे भी याद आ जाना चाहिए। सुनो, सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2008, सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी, इट इज एप्लीकेबल ऑन, इट इज एप्लीकेबल ऑन इशू ऑफ पब्लिक डेट इशू, लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज का इशू बाय पब्लिक इशू और इवन बाय प्राइवेट प्लेसमेंट। कंडीशंस याद आ रहा है, 4-5 कंडीशंस आपने पढ़ी थी,
आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई साहब अगर आपको कोई भी आपके ऊपर पहले से केस चल रहा है, जैसे कि आपको अगर प्रमोटर को पर्सन इन कंट्रोल को डिबार किया हुआ है तो आपको अलाउड नहीं है। अगर आपने पिछले 6 महीने के अंदर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया है तो आप पिछले 3 साल के अंदर आपने इंटरेस्ट पेमेंट में डिफॉल्ट किया तो आपको अलाउड नहीं है। इस तरह के कुछ पॉइंट्स थे, याद आ रहा है आपको? कंडीशन, फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट कि आपको कहां कहां पे फाइल करना है। अब आपने क्या करना है, आपको सिर्फ यहां पे आपको एक बार अच्छे से पूरा पढ़ना है, फिर आपको सिर्फ इस पेज पे बैठ के सिर्फ यहां से हेडिंग देख देख के अंदर के पूरे पॉइंट्स याद आ जाने चाहिए। ओके, कंडीशंस में ये सारे थे, इसके अंदर ये सारे थे, तब कह सकते हैं कि आपको एकदम टिच पढ़ाई हो चुकी है। आर यू गेटिंग अ फेयर आइडिया? चलो, ये हुआ हमारा सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज रेगुलेशन। इसके बाद में हम बाकी सारे एस्पेक्ट भी अभी के भी देखेंगे एंड वी विल रैप इट अप। यस पीपल, चलो अब आता है सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 ऑन इशू ऑफ डेट सिक्योरिटीज। के आईसीडीआर रेगुलेशन क्या कहता है अबाउट इशू ऑफ डेट सिक्योरिटीज? वहां पे तीन ही बात कहता है आईसीडीआर। एक तो एलिजिबिलिटी कहता है कि कौन डेट सिक्योरिटीज इशू कर सकता है। अरे सही मायने में बोलूं ना तो एलिजिबिलिटी नहीं है यहां पे, तो डिस्क्वालिफिकेशन है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसने अगर पेमेंट में डिफॉल्ट किया था इंटरेस्ट या प्रिंसिपल का इन प्रीसीडिंग 6 मंथ्स, तो वो व्यक्ति आईसीडीआर के अंदर इशू नहीं कर सकता कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी। पहले तो आईसीडीआर में कवरेज, सबसे पहले हमने कवरेज पढ़ा था, याद करो याद करो। अरे गधों, क्या तुम्हें याद है? इस तरह का कुछ पढ़ा था, देखो एक बार इसको, याद आ रहा है क्या? यस पीपल, आई होप आपने देखा होगा। ये फटाफट से आगे बढ़ते हैं हम लोग। आईसीडीआर रेगुलेशन के अंदर एलिजिबिलिटी क्या है सबसे पहले? क्या आईसीडीआर रेगुलेशन के अंदर हमें तीन चीजें पढ़नी है, फोकस करना ध्यान से कि व्हेन इट कम्स टू आईसीडीआर रेगुलेशन वी हैव टू स्टडी थ्री थिंग्स। पहला एलिजिबिलिटी, कि एलिजिबिलिटी क्या है कि कौन व्यक्ति आईसीडीआर के अंदर एप्लीकेशन दे सकता है, कौन व्यक्ति आईसीडीआर के अंदर इशू कर सकता है सिक्योरिटीज। क्लियर? सबसे पहली चीज, any person who has not defaulted, any issuer who has not defaulted in payment of interest or principal of debt securities to public for more than 6 months, कि जिसका भी ऐसा डिफॉल्ट पेंडिंग नहीं है वही सिक्योरिटीज इशू कर सकता है। एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या थी? बड़ी बेसिक सी है, तीन पॉइंट तो बहुत ईजी है। क्रेडिट रेटिंग ऑफ कोर्स ऑब्टेन करना होगा, डिबेंचर ट्रस्टीज ऑफ कोर्स अपॉइंट करेंगे, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व ऑफ कोर्स क्रिएट करना होगा। फिर अगर आप सिक्योर्ड हैं तो आपको ध्यान रखना होगा असेट्स सफिशिएंट है, असेट्स आइडियली शुड बी फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसेस, और अगर कहीं पे आपको सेकंड चार्ज क्रिएट कर रहे हैं तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना है कि यहां पे भी असेट इज सफिशिएंट, क्योंकि सेकंड चार्ज में उस असेट को बेच के पहले प्रायोरिटी किसी और को मिल जाएगी ना, राइट? तो आपको बाद में प्रायोरिटी मिलेगी तो भी उस असेट के अंदर वैल्यू बचनी चाहिए, सफिशिएंट है। और दूसरा, जो फर्स्ट चार्ज होल्डर है उससे आपको एक कंसेंट लेटर लेना है कि उसको इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए क्लियरली। यस पीपल, चलो ये हो गया। तो यहां पे हमने पूरा डिटेल में पढ़ा सेबी आईसीडीआर के बारे में। और लास्ट पॉइंट कन्वर्जन को लेके, कन्वर्जन को लेके एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे, समझना ध्यान से। इफ कन्वर्जन प्राइस इज नॉट डिसाइडेड बिफोर हैंड, देखो अगर ऑफर डॉक्यूमेंट सब कुछ क्लियरली लिखा है तो इश्यू नहीं है। अगर कन्वर्जन प्राइस जिस पे डेट सिक्योरिटीज विल बी कन्वर्टेड टू इक्विटी शेयर्स आर नॉट डिसाइडेड अपफ्रंट, पहले से डिसाइड नहीं हुई है, देन और साथ साथ में उसका वैल्यू जो है 10 करोड़ से ज्यादा है, कन्वर्जन प्राइस डिसाइड भी नहीं है एंड वैल्यू ऑफ इशू इज मोर देन 10 CR, देन 100% मैंडेटरीली दीज कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज हैव टू बी ऑप्शनली कन्वर्टेबल। ऑप्शन होल्डर को मिलना चाहिए कि अगर पहले से प्राइस डिसाइड नहीं की थी और वैल्यू 10 करोड़ से ज्यादा तो ऑप्शन मिलना मैंडेटरी है। सिंपल ये पॉइंट का ध्यान रखना है। और साथ में अगर होल्डर को ऑप्शन मिला तो ऑफकोर्स या तो वो कन्वर्ट करेगा या फिर रिडीम मिलेगा, खत्म। कि अगर ऑप्शन है ऑप्शनली कन्वर्टेबल है तो मैं अगर कन्वर्जन करना चाहता हूं तो कन्वर्जन हो जाएगा, नहीं तो ऑफकोर्स होगा रिडम्पशन। अगर मान लीजिए ऑफर डॉक्यूमेंट में कुछ भी नहीं लिखा है तो जब आपको कन्वर्जन का ऑप्शन दिया गया, कन्वर्जन का ऑप्शन दिया गया और जहां पे ऑफर पीरियड खत्म हो रहा है उसके 1 महीने के अंदर मेरा रिडम्पशन भी हो जाना चाहिए। रिडम्पशन शुड बी डन विद इन 1 मंथ फ्रॉम द लास्ट डे टू एक्सरसाइज कन्वर्जन, अगर ऑफर डॉक्यूमेंट में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो। दिस इज ऑल अबाउट आईसीडीआर रेगुलेशन। आईसीडीआर ने इतनी सी बात बोली। क्या सर आईसीडीआर में से कोई क्वेश्चन आने की संभावना है क्या? अगर आता है तो आईसीडीआर में से सिर्फ ये आ सकता है कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर इशूइंग ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटी अंडर आईसीडीआर, अंडर आईसीडीआर। तो आईसीडीआर की ये कंडीशंस है, सिंपल सी। चलो खत्म होती बात। उसके बाद में हमारे 2 और टॉपिक बाकी गरीब से कि सर अगर कोई भी, हमने जो पढ़ा है ना, याद आ रहा है कौन सा टॉपिक कह रहा हूं? एक तो ग्रीन सिक्योरिटी बची है और उसके बाद में लार्ज इशूअर, लार्ज कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज इशू करेंगे तो उसकी क्या एडिशनल कंडीशन है। 2018-19 का बजट था, उसने यहां पे कुछ धमाका लाया था। चलो छोड़ो, हम लोग सीधा हमारी समरी पे आते हैं। लैपटॉप राजा बेटा, लैपटॉप 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 लैपटॉप, ओफो जल्दी जल्दी। यस, ये हमने पढ़ा था फंड रेजिंग बाय लार्ज कॉर्पोरेट्स, बजट 18-19 में आता है। लार्ज कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? तो वहां पे प्रॉपर 3 डेफिनेशन दी गई है कि लार्ज कॉर्पोरेट रिफर्स टू कंपनी हु सिक्योरिटीज आर लिस्टेड हु हैज आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट ऑफ कितना? 200 करोड़। 200 करोड़ का आपका आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट है, 100 करोड़, आई एम सॉरी, 100 करोड़ का आपका आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट है। सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, आउटस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म बोरिंग आपकी 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, एंड यू ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग ऑफ AA+ एंड अबव। सिंपल तरीके, ये तीनों कंडीशन अगर आप कंप्लाई कर लेते तो आपकी कंपनी को कहा जाएगा एक लार्ज
एंटिटी। सर ठीक है, हमारी कंपनी को लार्ज एंटिटी बोलेगा तो हमारे पे फ्रेमवर्क क्या है, आप समझना बहुत केयरफुली, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि 2018-19 के बजट ने बोला कि हर एक कंपनी जब भी डिबेंचर्स इस दिन के बाद, बजट आने के बाद में जब भी कोई लार्ज कॉर्पोरेट जो कवर होती है वो डिबेंचर वो कोई किसी भी तरह से बोरोइंग कर रही है तो कम से कम 25% ऑफ द टोटल बोरोइंग शुड बी फ्रॉम इशूइंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज। डेट सिक्योरिटीज इशू करके कम से कम 25% बोरो करना, बाकी 75% आपको चाहिए तो लोन ले लो, ठीक है। तो इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे हुआ समझना, फॉर ईयर 2020 एंड 2021 उन्होंने कहा हम ईयरली कैलकुलेट करेंगे। 2020 में ईयरली आपने जितनी सिक्योरिटीज इशू की उसका 25% होना चाहिए फ्रॉम इशू ऑफ डेट सिक्योरिटीज। 2021 में बोला ईयरली करेंगे, ठीक है, ईयरली करेंगे। लेकिन उनको रियलाइज हो कि एवरी ईयर इसको इंप्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज अगर कंपनी ने एक साल में लोन लिया है तो उसी साल में उसको फिर डेट सिक्योरिटीज भी इशू करनी पड़ रही थी 25% 75% के रेशियो को मैच करने के लिए। फिर उसके बाद 2022 एंड ऑनवर्ड्स के लिए रूल आ चुका है कि अब ये देखा जाएगा 2 ईयर के कॉन्सिक्यूटिव ब्लॉक्स के हिसाब से। तो अगर इस साल के अंदर मैंने लोन लिया है, इस साल में मैंने लोन लिया है तो अगले साल भी डेट सिक्योरिटीज इशू की तो चलेगा। सो नाउ रिक्वायरमेंट टू बी कंप्लीट इन ब्लॉक ऑफ 2 ईयर्स। एंड देन अगर मान लीजिए सबसे पहले तो क्या था 2020-21 के लिए, तो अगर आपसे कुछ भी गलती हो तो शॉर्टफॉल आपको सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज को बताना है एंड रीजन बताना है क्यों। लेकिन अब आपको रीजन तो स्टॉक एक्सचेंज को बताना है शॉर्टफॉल का, साथ में आपको शॉर्टफॉल का जो शॉर्टफॉल है उस पर पेनल्टी पे करनी पड़ेगी 0.2% ऑफ द शॉर्टफॉल टू स्टॉक एक्सचेंज। तो जितना आपका शॉर्टफॉल रहा उसका 0.2% एज अ पेनल्टी आपको स्टॉक एक्सचेंज को पे करनी होगी। इसके साथ में डिस्क्लोजर नॉर्म्स भी यहाँ पे थे कि विद इन 30 डेज, कि पिछले साल ईयर एंड हुआ विद इन 30 डेज फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जैसे फाइनेंशियल एंड हुआ उसके 30 डेज के अंदर आपको बता देना है कि आप लार्ज कॉर्पोरेट हैं या नहीं है। अगर आप लार्ज कॉर्पोरेट हैं तो जैसे फाइनेंशियल ईयर एंड होता है उसके 45 डेज के अंदर आपको बता देना है कि हमने कितना इंक्रीमेंटल बोरोइंग किया, उसका 25% हमने किस तरह से डेट सिक्योरिटीज में के थ्रू बोरो किया है। आर यू गेटिंग अ फेयर आइडिया? 30 डेज के अंदर आपको बताना है कि आप लार्ज कॉर्पोरेट में कवर होते या नहीं होते हैं। ईयर एंड के विद इन 45 डेज फिर नेक्स्ट ईयर आपको बताना होगा कि हाँ हम तो कवर हो गए थे और ये हमने इंक्रीमेंटल बोरिंग इस तरीके 25% को हमने कंप्लाई किया है। आर यू गेटिंग अ फेयर आइडिया? और इस तरह से खत्म हो जाता है। और लास्ट टॉपिक आता है इसका ग्रीन 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 सिक्योरिटी के अंदर आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि आखिर फोकस करना ध्यान से, इसको कुछ इस तरह से मैंने बताया था। क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है गधों? इस तरह से हमने पढ़ा था कि जब भी कोई इश्यूअर, थोड़ा सा देखना, स्क्रीन बहुत छोटी सी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, देखो रुको मैं स्क्रीन को बड़ा करता हूं, फोकस करना ध्यान। यस गधों, दिख रहा है स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? तो इसमें आपको ये समझना है कि कभी भी अगर कोई इश्यूअर डेट सिक्योरिटी इशू करके इन्वेस्टर से पैसा ले रहा है और वो पैसा इन्वेस्ट कहां कर रहा है, ये जो बॉक्स दिख रहा है ना बुक के अंदर, उस बॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उन सिक्योरिटी को कहा जाएगा ग्रीन सिक्योरिटीज। समझ में आ रहा है? उन सिक्योरिटीज को कहा जाएगा ग्रीन सिक्योरिटीज। ये सर कहां पे इन्वेस्ट हो रहा है? ये इन्वेस्ट हो रहा है रिन्यूएबल सस्टेनेबल एनर्जी में, इंक्लूडिंग विंड, सोलर, बायो एनर्जी, अदर सोर्सेज, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडिंग मास पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज एडेप्शन, ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट। और मैंने आपको कहा था इनमें से 5 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। तो अभी मैं अपेक्षा करूं कि आप रुक जाएंगे मुझसे पहले और आप 5 पॉइंट खुद से बोल पा रहे हैं। तो ये होता है ग्रीन सिक्योरिटी। उसके बाद में सिंपल से उसके कुछ पॉइंट है, ऑब्लिगेशन वगैरह क्या क्या है, दैट्स नॉट मच इंपॉर्टेंट। तो आपने क्या करना होता है समझिए ध्यान से। अगर मैं इसकी बात करूं तो कुछ है नहीं इसके अंदर कि आपको क्या करना है, आपको हमेशा इंश्योर करना है कि जो आपका टोटल जो पेमेंट है वो जो ऑथराइज्ड है वहीं पे यूज हो रहा है और कहीं और यूज नहीं हो रहा है। तो अगर मैं इस चैप्टर को देखता हूं, फोकस करना अच्छे से, लैपटॉप प्लीज साथ देना। यस, क्या बात है लैपटॉप। आप सिर्फ इस चीज को देखेंगे और आपको पूरा का पूरा याद रहना चाहिए, सिर्फ इस चीज को। तो आपके ये होना चाहिए समरी अपने और इसको देख के आपको पूरा का पूरा चैप्टर याद हो जाना चाहिए। चैप्टर 6 से बेसिक्स तो ठीक है, आपको पढ़ना ही नहीं है। इसमें क्या डिबेंचर्स के टाइप वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है, उसका सभी ऐसे दिया, ठीक है। हाँ सर, एलिजिबिलिटी एडिशनल रिक्वायरमेंट है, कन्वर्जन है। हाँ, एलिजिबिलिटी में 1 पॉइंट है, इस केस में एलिजिबिलिटी एडिशनल रिक्वायरमेंट में 4 पॉइंट है, ऐसा ऐसा। और कन्वर्जन के अंदर अगर ऐसा ऐसा केस होगा 10 करोड़ से ज्यादा का हो गया तो फिर वहां पे ऑप्शनल कन्वर्जन देना कंपलसरी होता है, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया, इसमें ए एप्लीकेबिलिटी में ये है, कंडीशन में ये है, सी में ये है, डी में है, ऐसे करके आपको पूरा याद होना चाहिए। और उसके बाद में आता है आपका कि डेट सिक्योरिटीज बाय लार्ज एंटिटीज। हाँ, लार्ज एंटिटी को कम से कम 25% जो है ना पब्लिक इशू ऑफ डेट के अंदर ही करना होता है। उसमें 2020-2021 का 22 के अंदर 2 ब्लॉक का मिल गया था और 0.2% का पेनल्टी का प्रोविजन आ चुका है। और ग्रीन डेट सिक्योरिटीज के अंदर सिंपल कि हाँ यार ये जो इश्यूअर है ना ये पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं सिर्फ यहाँ 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 यहाँ, ऐसे 5 पॉइंट याद। और ये हुआ है और आपका चैप्टर नंबर 6 होता है कंप्लीट। Are you people understanding? The purpose of this video is not understanding. वो तो हमने रेगुलर बैच में बहुत ठोस के एकदम घुस के अंडरस्टैंडिंग किया, 10 घंटे तक हमने चैप्टर पढ़ा होगा। यहां पे दी ऑब्जेक्टिव इज सिंपल कि आप लोगों के क्विक रिवीजन, मेरे को 15-20 मिनट में एक चैप्टर होना चाहिए कि आप पूरा उसको रिवाइज कर सके ताकि आपके एग्जाम के एक दिन पहले भी हेल्पफुल रहेगा और एग्जाम के एक दिन पहले कम से कम 10 बार ये वीडियोस आपके गो थ्रू हो जाने चाहिए। Are you getting a fair idea? And that'll be all for the day. Thank you so much. Keep studying well. Okay? Bye bye.